तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज? तो बेसिकली डिफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है। देखिए, पेरियोडिसिटी इज द ग्रेजुअल रिपीटिंग वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पेरियोडिक टेबल। क्या मतलब है? देखिए, बेसिकली पेरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पेरियोडिक टेबल होता है ना, पेरियोडिक टेबल है। आप पेरियोडिक टेबल को आप जब देखते हैं तो पेरियोडिक टेबल के अंदर चाहे वो फिजिकली हो या केमिकली जो है वो तब्दीली आ जाए। यानी शुरू में आपके पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, यानी वगैरह वगैरह एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं। तो यानी शुरू से लेकर जो है उसमें जो है आपके पेरियोडिक टेबल के अंदर तब्दीली आती जाए, यानी वेरिएशन। यहाँ पे है ना, रिपीटिंग वेरिएशन, यानी बार बार तब्दीली आती जाए। आपका पेरियोडिक टेबल है, उस पेरियोडिक टेबल में ऊपर से लेकर हाइड्रोजन का एटम है, उससे लेकर वो तब्दीली आती जाए, चेंजिंग आती जाए। सही है। उस वो चेंजिंग चाहे फिजिकली हो चाहे वो केमिकली हो। फिजिकली यानी वो जो कि आपको दिखाई दे, केमिकली वो के जो कि केमिकली तौर पर हो रही है। तो यानी किसी भी पेरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो तब्दीली आती जाए, वो ऊपर से लेकर तब्दीली आती जाए, और ऐसा होता है। सही है। अब एक पेरियोडिक टेबल होता है आपके पास, अब उसमें टॉप पर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद एटम आ रहे होते हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आ रहे होते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टी तब्दील होती जा रही है, उनमें चेंजिंग आती जा रही है, उनमें वो वेरिएशन आ रही है। उनमें क्या आ रही है? वेरिएशन आ रही है। अब उनका आप देखेंगे कि शुरू वाले का एटॉमिक नंबर भी अलग था, उसका साइज भी अलग था। सेकंड का एटॉमिक नंबर भी अलग है, साइज भी अलग है। तो यानी पेरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि पेरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो बार बार जो है रिपीटिंग वेरिएशन आती जाए, तब्दीली आती जाए, उसको आप कहते हैं क्या? पेरियोडिसिटी। और ये तब्दीली, ये बेसिकली वेरिएशन जो है वो फिजिकली भी हो सकती है और केमिकली भी हो सकती है। कैसे फिजिकली हो सकती है, कैसे केमिकली हो सकती है, उसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। अच्छा, तो आपके पास जो है वो पेरियोडिसिटी जो है और प्रॉपर्टी जो है, पेरियोडिसिटी की दो आपके पास एग्जांपल है, दो मिसालें हैं। एटॉमिक साइज, ये मैं अब मिसाल देने जा रहा हूँ पेरियोडिसिटी की। सही है। पेरियोडिसिटी जो है उसकी मैं आपके पास एक मिसाल देने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर एटॉमिक साइज, क्या मतलब एटॉमिक साइज का? तो डेफिनेशन कर लेते हैं। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम इन अ होम्यो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? देखिए, एटॉमिक साइज का मतलब ये होता है कि दो एटम होंगे आपके इसमें। सही है? दो एटम, ये आपके पास एक एटम है, ये आपके पास दूसरा एटम है, ये दोनों बॉन्डेड हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम, टू आइडेंटिकल, यहाँ पे दो आइडेंटिकल एटम है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, यानी हर एटम के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है। तो यानी इस, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा। सही है? या जिसको आप न्यूक्लियर कह सकते हो, सिंपल। अच्छा, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस है। सही है। अच्छा, अब एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर जो आखिरी शेल है, आखिरी शेल कौन सा है इसका? ये है। सही, आखिरी, क्योंकि ये एटम का ये आखिरी शेल है। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आखिरी वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, उसको कहते हैं एटॉमिक साइज। सही है। उसको कहते हैं क्या? एटॉमिक साइज। अच्छा, बेसिकली मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, एटॉमिक साइज को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने पेरियोडिसिटी की एग्जांपल दे ली है। पेरियोडिसिटी क्या है कि वेरिएशन या तब्दीली आती जा रही है पेरियोडिक टेबल के अंदर, मैं उसकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो एटॉमिक साइज का मतलब आपको पता चल गया है कि दो एटम होते हैं, या एटम जो है उसके न्यूक्लियस के वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हैं सिंपली एटॉमिक साइज।
अब एटॉमिक साइज के ऊपर तीन चीजें इफेक्ट करती हैं, यानी एटम एटम का जो साइज है ना, ये जो चीज है ना आपके पास, इसको तीन चीजें बहुत इफेक्ट कर रही है। यानी फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक साइज, यानी कुछ ऐसे फैक्टर हैं कुछ जो कि इफेक्ट करते हैं एटॉमिक साइज के ऊपर, बहुत मुतासर करते हैं। कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले तो एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का एक दूसरा नाम है शेल। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ सही, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिए, ये एक एटम होता है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? एक एटम है। तो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि एक एटम होता है, उसको एटम के जो इर्द गिर्द, जो इसके अराउंड में जो ये आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, इनको आप शेल कहते हैं। बेसिकली इनका दूसरा नाम है एनर्जी लेवल। सही है, इनका दूसरा नाम क्या है? एनर्जी लेवल। तो आपको पता चल गया कि एनर्जी लेवल क्या है? शेल है, वो जो एटम के अराउंड में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या मुतासर कर रहा है एटम के साइज को? तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है हायर एनर्जी लेवल लार्जर साइज। क्या मतलब है? यानी ये कह रहा है कि जो शेल होंगे वो अगर ज्यादा होंगे तो एटम का साइज ज्यादा होगा। सिंपली, बिल्कुल ये एक कॉमन सेंस की बात है। अब ये एक एटम है आपके पास, सही है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके ऊपर जो है दो शेल है। मिसाल मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिए, सही है। अच्छा, अब ये दो शेल हैं, सही है। अगर मैं इसको, ये जो है, मैं इसको कर लूं तीन शेल, मैं इसको कर लूं चार, या मैं इसको पांच कर लूं, सही है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, एटम का साइज भी बड़ा हो रहा है। अगर मैं क्या करूं, इनको मैं हटा लेता हूँ, मैं एनर्जी लेवल को क्या करता हूँ, कम कर लेता हूँ, मैं शेल को क्या करता हूँ, कम कर लेता हूँ, सही है। मैं क्या कर लेता हूँ, इनको कम कर लेता हूँ, मैं एनर्जी लेवल को मैंने कम कर दिया, तो एटम का साइज कम हो गया। तो सिंपली एक बात है कि भाई, जब भी हायर एनर्जी लेवल होगा, यानी शेल को आप जब बढ़ाते हैं, तब एटम का जो साइज भी बड़ा हो जाता है, सही है। एटम का साइज भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर ये था। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, कौन सी चीज है नेक्स्ट जो है वो एटॉमिक साइज को इफेक्ट कर रही है? नेक्स्ट चीज जो है वो आपके पास होता है न्यूक्लियर चार्ज। इस कंसेप्ट को आपने समझना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, सबसे पहले तो आप न्यूक्लियर चार्ज को देखें। देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक, सॉरी, मैं इस मार्कर से लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये एक एटम है। एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या चीज होती है? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? तो बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यही होता है कि प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि एक एटम है, उस एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कौन सा चीज प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसका चार्ज। क्लियर है? तो यानी न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसके चार्ज को जो है वो क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज क्या इससे इफेक्ट कर रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है? हायर न्यूक्लियर चार्ज across a periodic table smaller size। क्या मतलब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अगर ज्यादा होगा, या प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा होगा, एक ही बात है, चाहे आप न्यूक्लियर चार्ज कह दें या प्रोटॉन कह दें। तो ये कह रहा है कि प्रोटॉन का चार्ज अगर ज्यादा होगा या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो एटम का साइज छोटा होगा। ये ऐसा क्यों? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके पास? इन जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। अच्छा, तो जब आपके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे, चार्ज बहुत ज्यादा होगा, तब
ये प्रोटॉन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इनकी तरफ आएंगे, प्रोटॉन की तरफ आएंगे, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन के ऊपर आएंगे, प्रोटॉन जो है वो उनको खींचेंगे तो ये आएंगे, तो इसका एटम का साइज जो है वो छोटा होता है। सही है, तो ये आपके पास है, तो यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज कम होगा। तो ये जो है वो न्यूक्लियर चार्ज भी एटॉमिक साइज पे इफेक्ट कर रहा है। क्या इफेक्ट कर रहा है आपने देख लिया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। ये भी थोड़ा मुश्किल है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, आपको पता चल गया एनर्जी लेवल, आप न्यूक्लियर चार्ज भी आप समझ गए, पर अब आपने समझना है शील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक डिफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे अगर इस डिफिनेशन पे थोड़ा गौर करेंगे तो आई होप आपको ये शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ जाए। क्या मतलब है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन और शील्डिंग, यानी शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली मैं आपके लिए यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मिसाल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको क्या करता है, रिपेल करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो अगले वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिपेल करता है, रिपेल का मतलब उसको धक्का दे के बाहर निकाल रहा है। तो यानी शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, दूर करे, भाई जाओ मेरे से दूर हो जाओ, तो इस चीज को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहा है, दूर कर रहा है, तो इसका बेसिकली एटम के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यही चीज हम देख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन और शील्डिंग लार्जर साइज, यानी ये कह रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज्यादा होगी, यानी यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है उसको, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, मिसाल है, एक एग्जांपल लेंगे, रिपल्जन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन यानी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। सही है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन या जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी अगर वो ज्यादा होगा तब क्या होगा कि एटम का साइज जो है वो भी लार्ज होगा। क्या मतलब, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अब यहाँ से ये इसको धक्का दे रहा है तो वो अगले शेल के अंदर जाके जाएगा, यानी उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो एटम का साइज से बढ़ता है। सही है, तो यहाँ तक तो हो गया। आई होप तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करें कि पेरियोडिसिटी की एग्जांपल है ये एटॉमिक साइज, आप देख रहे हैं कि एटम का जो साइज है, अब एक पीरियोडिक टेबल होता है, एक पीरियोडिक टेबल के अंदर आप शुरू का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है, अब आप वहां से जब आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह वगैरह आप आ रहे होते हैं, एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या आ रही है, रिपीटिंग वेरिएशन, उसके अंदर तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है ना, तो इसी चीज को तो आप पेरियोडिसिटी कहते हैं। सिंपल है, तो यानी यही बात मैं आपके सामने जो है मैंने प्रूव कर ली है एग्जांपल के तौर पर कि एटॉमिक साइज के हेल्प से मैं आपको बता दिया कि पेरियोडिसिटी। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने भी लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ ताकि आपका पेरियोडिसिटी जो है वो मजीद क्लियर हो सके। अच्छा, देखिए नेक्स्ट आपके पास जो चीज आ रही है वो आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, या जिसको आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब है, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, तो मैंने आपके लिए डिफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मिनिमम एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी required to remove the outermost electron from a gaseous atom, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं, उस कम से कम एनर्जी को कहते हैं जो किसी भी
एटम के अंदर किसी भी गैसियस जो है एटम के अंदर, यानी गैस वाले एटम के अंदर, उसकी जो सबसे आखिर वाली शेल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में वो हेल्प करे, जो एनर्जी यूज हो, उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब है? यानी कोई भी ऐसा गैसियस एटम हो, उसके आखिरी वाले शेल में, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी, कम से कम एनर्जी यूज होगी, उस एनर्जी को आप कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी एग्जांपल लिखी हुई है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। ये एक एटम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, छोटा सा, ताकि आपको एग्जांपल क्लियर हो जाए। इस एटम का जो सबसे, ये भी एक शेल है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, शेल होते रहते हैं। मिसाल मैं ले रहा हूँ कि सबसे आखिर वाला शेल, आउटर शेल, जैसे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने, आउटर शेल। आउटर शेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ी सी एनर्जी दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं और इन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। सही है, किलो जूल पर मोल। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेसिकली इसकी टाइप होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। का क्या मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी का? तो सिंपल, आपको पता है कि ऐसी एनर्जी जो कि यूज हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। फर्स्ट एनर्जी का क्या मतलब होता है, एनर्जी टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। यानी ये एक एटम है, इसके अंदर जो है बेसिकली आउटर शेल है, हमने एनर्जी दी, वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, एनर्जी टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी आप अगर एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी केटायन बन जाएगा। सही है, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब फिर से वो एक पहले से निकला हुआ है, ऑलरेडी निकला हुआ है, अब फिर से हमने एनर्जी थोड़ी दी, फिर से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो इसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी हमने क्या किया कि पहले थोड़ी सी एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एट द टाइम एक इलेक्ट्रॉन निकला, मैंने कहा कि नहीं वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। फिर वो एटम क्या बन गया, उससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो केटायन बन गया। फिर मैंने क्या किया, एनर्जी दे दी, उससे और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक साइज आपने पढ़ा, फिर देखा कि कुछ फैक्टर थे, कुछ चीजें थी जो कि एटॉमिक साइज को इफेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रही है। तो फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को जो है वो इफेक्ट, मुतासिर कर रही है। तो फर्स्ट बेसिकली एटॉमिक साइज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्जर एटॉमिक साइज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब, यानी ये कह रहा है कि अगर किसी भी एटम का साइज अगर बड़ा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कैसे, मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। ये कह रहा है कि कोई भी एक एटम है, अब ये एक एटम है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, और ये कह रहा है कि जब भी एटम का साइज बड़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। सही है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। कैसे कम होगा, अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होगा, वो एनर्जी को कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब आपके पास बेसिकली जो है वो एटम का साइज है वो बड़ा है, सही है, लार्जर एटॉमिक साइज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। तो यानी अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी क्या चीज प्रेजेंट होती है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अटैक करते हैं, खींचते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या है
एटम का साइज बड़ा है, प्रोटॉन करीब बहुत दूर है, न्यूट्रॉन बहुत दूर है। अब जब दो चीजें एक दूसरे को अटैक कर रही है हकीकत में, पर हम उनको दूर कर रहे हैं, यानी वो दूर है। दूर क्यों है? क्योंकि एटम का साइज बहुत बड़ा है। तो एटम का साइज बड़ा है तो इसीलिए जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर है, इसीलिए वो प्रोटॉन उसको खींच नहीं रहा, उसको कोई खींच नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी एनर्जी देके उसको निकाल दूंगा, थोड़ी सी एनर्जी देके मैं उसको निकाल दूंगा। अगर आप सपोज करें मैं क्या करता हूँ, ये वैसे आप आपके लिए आपने यही पॉइंट याद रखना है। एटॉमिक साइज जो है वो लार्जर एटॉमिक साइज होगा, लोअर। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मिसाल के तौर पर, यहाँ पे देखिए एटम का साइज छोटा है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? यहाँ पे। पहले कहाँ था? यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके दरमियान थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी, यानी ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच रहा होगा। अब मैं जब आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। अब उनके खिंचाव को मुझे खत्म करना है, मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई नहीं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और आप भी कह रहे हैं कि नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी एनर्जी देके उसको निकालूंगा। तब आपने ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो जो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है, तब आप क्या करें, उसको खत्म कर दें और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें। तो ये था आपके पास एटॉमिक साइज जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनके चार्ज को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, या मैं ये भी आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन के चार्ज को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, क्या मतलब? यहाँ पे यही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताई है, यहाँ पे यही बात आ गई। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो अगर ज्यादा होगा तब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। सिंपल है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया हुआ है कि अगर इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसके ऊपर इसकी ताकत ज्यादा है, तो वो उस ताकत से उसको बिल्कुल खींच लेगा। अब जब वो उसको खींच लेगा ना, तब आप आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा दोगे, आप दे दे के उनके उस खिंचाव को तोड़ दोगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। सही है, फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो रिमूव होगा। अच्छा, नेक्स्ट है वो शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या मतलब है? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इन दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्जन होगी। वो कहेगा कि भाई मुझसे दूर हो जाओ, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर करेगा। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, यानी शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिपल्जन अगर ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो पहले से ही उससे बेजार है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को कह रहा है कि भाई निकलो, तो इसीलिए वो पहले से, यानी वो अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि मैं उसको निकालूं, तो आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे वो निकल जाएगा। सही है, तो ये था बेसिकली इसका फैक्टर था जो इफेक्ट किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी पे वो फैक्टर इफेक्ट कर रहा हुआ है। सही है। अच्छा, तो मैंने आपके लिए ये एक पीरियोडिक टेबल का डिजाइन बनाया हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट में मैंने आपको समझाना है, तो आप पीरियोडिक टेबल को जब भी देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल का जो ये पार्ट होता है ना, ये इंक्रीजिंग ये पार्ट होता है ना, ये कॉलम वाला, इनमें जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी पहले की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर कम कम कम, इस तरीके से वो नीचे की जन्म कम हो रही है। अच्छा, जब आप इस तरफ जाते हैं, यहाँ से लेकर आप जब इस तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ से एनर्जी जो है वो इंक्रीज, इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इस तरीके से वो बढ़ती जाती है इस साइड। सही है। नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख ली है यहाँ पे, ताकि ये भी आपको काम आ जाए। अच्छा, देखिए जो नोबल गैसेस होते हैं ना, नोबल गैसेस हैव फिल वैलेंस शेल एंड पोसेस एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब? यानी इनकी जो वैलेंस शेल है, आउटर जो शेल है, आखिर वाली जो शेल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फुल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, इनके जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फुल होते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी जो है वो एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, ज्यादा फिर हम एनर्जी देके उनको निकाल रहे होते हैं। अच्छा, एलिमेंट विद हाफ फिल सब शेल शो स्लाइडली हायर एनर्जी, यानी अगर ऐसा एक एलिमेंट जिसके अंदर जो है वो
एलिमेंट जो है वो हाफ फिल हो, थोड़े हो, कम हो, तब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, यानी स्लाइडली हायर, यानी थोड़ा ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा वो नहीं होगी। तो बेसिकली ये था आपके पास हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा पेरियोडिसिटी। तो यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, कि आयनाइजेशन जो है वो भी आपके पास पेरियोडिसिटी के एग्जाम्पल दे रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी देखिए आपके सामने जो है वो बढ़ रही है, यानी उसके अंदर भी वेरिएशन आ रही है, चेंजिंग आ रही है, रिपीटिंग वेरिएशन आ रही है। सही है। तो इस चीज को आप कहते हैं पेरियोडिसिटी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन जो है वो एक फिजिकली भी आ सकती है, केमिकली भी आ सकती है। अब अगर आप एटम के साइज को देखते हैं, ये एक फिजिकली वेरिएशन है। अगर आप जो है वो केमिकल जो है वो आप, मैंने कहा कि फिजिकली और केमिकली जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएशन जो है वो बेसिकली ये है। सही। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दे दें। शुक्रिया।